तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आ रहे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जहां पर मैंने आपको कल खबर दी थी कि महाराष्ट्र बहुत ज्यादा एमओयूज लेते आ रहा है और आप लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कि मेरी न्यूज आउटडेटेड है क्योंकि उसके बाद में और एमओयूज आ चुके थे। इसी के बारे में पहली खबर है जहां पर टोटल नंबर अब हमें मिल गया है एमओयूज का और आंकड़ा निकल कर आ रहा है 15.75 लाख करोड़ रुपीस का। तो दोस्तों यहाँ पर जो एमओयूज जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर हुए हैं। जनरली देखा गया है मुंबई पुणे ही पूरे के पूरे एमओयूज ले जाते हैं, लेकिन अभी देखा गया है कि विदर्भ रीजन, नॉर्थ महाराष्ट्र, नासिक रीजन के अंदर मेजोरिटी यहाँ पर एमओयूज मिले हैं। 65 to 70% जो एमओयू साइन हुए हैं वो थोड़े बाहर की तरफ में हुए हैं। और कंट्री के हिसाब से भी अगर देखें हम तो महाराष्ट्र ने तकरीबन 70% एमओयूज अकेले साइन किए हैं और बाकी कंट्री ने 40% साइन किए हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल जो मिस आउट हो रही थी वो ये है कि जो एमओयूज साइन हुए उसके अंदर 7 स्ट्रेटेजिक एमओयूज है, इन्वेस्टमेंट एमओयूज नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंपनी जाके बाहर देश का पैसा नहीं लगाएगी बल्कि वो हमें टेक्नोलॉजिकली मदद करेगी, यानी कि कोई नो हाउ करने के लिए, कोई यूनिवर्सिटी सेटअप करने के लिए वगैरह वगैरह, जहां पर इसको इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं कर सकते, इसको काइंड ऑफ आइडिया शेयरिंग आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर काफी अच्छा यहाँ पे आउटपुट निकल कर आया है डेवोस में। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडिया के पायनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के इनॉग्रेशन से रिलेटेड, जो कि हुआ है सूरत में, जहां पर देश का पहला रोबोटिक एल्यूमिनियम प्लांट ओपन हुआ है। तो बेसिकली एनकोर एल्कॉम नाम की एक कंपनी है जो कि रोबोटिक आर्म्स बनाती है, जो अलग अलग देशों के अंदर ऑटोमोबाइल कंपनीज के काम में आता है, उनको उनके फैक्ट्रीज में इसका प्लांट उन्होंने सूरत में लगाया है। अब ये ज्यादा जरूरी खबर इसलिए है क्योंकि हम वैल्यू चेन के अंदर ऊपर बढ़ रहे हैं। आपको ये बात पता होगी देश जो है वो कमोडिटी से शुरू करता है, मिनरल्स, लोहा, स्टील वगैरह से, फिर धीरे धीरे ऊपर बनता है, उन स्टील से प्रोडक्ट्स बनते हैं, आइटम की वैल्यू बढ़ती है, फिर हम उसके अंदर और जाते हैं और ये पीक पर तब पहुंचने लगता है जब हम मशीन्स को बनाने वाली मशीन्स बनाते हैं। यहीं पर सेमीकंडक्टर का जो पुश है वो भी आ रहा है और सिमिलरली यहाँ पर अब हम ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए जो रोबोट्स लगते हैं उसको बनाने की मशीन आ रही है। साथ साथ ये जो कंपनी है इन्होंने सिर्फ इंडिया को देखते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं की है, बल्कि 500 इंडिविजुअल्स को यहाँ पर वो काम देने वाले हैं ताकि यूएस, यूके, यूरोप और यूएई जैसी कंट्रीज और साथ साथ आगे जाके ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट को भी वो सप्लाई कर सके। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर भोपाल के सबसे बड़े फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन यहाँ के सीएम के द्वारा किया जाने वाला है। 150 करोड़ का फ्लाईओवर जो गायत्री मंदिर से लेकर गणेश मंदिर के बीच में चलता है वो 2900 मीटर्स का है, यानी तकरीबन 3 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है, 15 मीटर के विड्थ के साथ, जो कि भोपाल का सबसे लंबा होने वाला है। इसकी वजह से की रेसिडेंशियल कमर्शियल एरियाज जैसे विद्यानगर, शक्ति नगर, कस्तूरबा नगर, साकेत नगर, दानिश नगर, एम्स, ये सब को जो है कनेक्शंस बेहतर बनने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा कहा गया है इंडिकेशंस के जरिए कि इन रीजन्स में जाने वाले अराउंड 60% लोग अब फ्लाईओवर का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से कई लोगों को काम में जाने में कम समय लगेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से रिलेटेड, जो कि होसूर के पास में बनने वाला है, तमिलनाडु के अंदर है। तो यहाँ पर दोस्तों 1.5 किलोमीटर की एक प्राइवेट एयर स्ट्रिप जो है वो तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड के अंदर ऑपरेट की जाती है, जो कि काफी ज्यादा पास में आ रही है इसी लैंड के, जो कि देखा गया है। तो यहाँ पर जो है काइंड ऑफ लैंड सिलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट बन रहा है, लेकिन ये खबरें मिल रही है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ के गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ साइट्स को देखा है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसको जो है चेंज किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से एक रोबोट कंपनी से रिलेटेड, जिसका नाम है रोबोट सिस्टम प्रोडक्ट्स आरएसपी, और ये स्वीडन बेस्ड कंपनी है जो कि पेरिफेरल इक्विपमेंट फॉर इंडस्ट्रियल रोबोट्स बनाती है और इन्होंने अपनी पहली प्रोडक्शन फैसिलिटी आउटसाइड ऑफ स्वीडन शुरू की है, चेन्नई, इंडिया में। तो दोस्तों ये स्कैंडिनेवियन रोबोटिक कंपनी, आप जानते हो कि ये जो कंट्रीज के अंदर से आने वाली कंपनीज है वो काफी ज्यादा प्रेसिजन, क्वालिटी वगैरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो भारत में ट्रस्ट टक्कर इन्होंने दिया है। मैंने आपको पहले भी एक खबर दी कि रोबोटिक आर्म बनाने वाली कंपनी अब उसके अंदर भी और डिटेल पार्ट्स बनाने वाली है जो कंपनी है, इन्होंने अपने प्रोडक्शन को शुरू किया है चेन्नई के पास में। ऑब्वियसली भारत के अंदर ये जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत बड़ी है उसको तो मदद करेंगे ही, लेकिन बाहर देश को भी काम में ये आएंगे। इनिशियली जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे वो बनाने वाले हैं वो है ऑटोमेटिक टूल चेंजर्स, स्विvel, टूल पार्किंग स्टैंड, केबल और होज मैनेजमेंट सिस्टम्स। अगली खबर दोस्तों ये महाकुंभ मेले से, जहां पर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक मीटिंग ली है, जो अपने आप में अनोखी बात है। कुंभ मेले के अंदर कैबिनेट मीटिंग ली गई और यहाँ के सीएम ने कई की डिसीजंस अबाउट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसी चेंजेस अनाउंस किए हैं जो स्टेट ग्रोथ को बढ़ावा देंगे। यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो स्टेट की एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसीज के बारे में कुछ अनाउंसमेंट्स हुई है और कुछ 2018 में शुरू हुए स्कीम्स का जो है कंप्लीशन और आगे जाके रिवैम्प जो है वो भी अनाउंस किया गया है। मेनली ये सारे के सारे डिसीजंस जो है स्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़े इसके हिसाब से किए गए हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है आरआई आयर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जो कि एस्टेब्लिश कर रहे हैं इंडिया के फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को, जो कि बनेगी उड़ीसा में। यहाँ पर ये यूनिट लगाएंगे स्टेट कैपिटल भुवनेश्वर के पास 618.60
करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ। जो सीएम है उड़ीसा के वो तो मौजूद ही थे और 2 फेजेस में इसका इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने करेंगे, वो ऐसे कहा है। अगर लोकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी पार्क इन्फो वैली जो भुवनेश्वर के पास में है वहां पर ये बनाएंगे। अभी जो सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर्स है इनका इस्तेमाल ईवी व्हीकल्स के अंदर काफी बड़े लेवल पे होने वाला है। साथ साथ रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में भी इनका इस्तेमाल है। तो ये ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री भी है जो 750 जॉब्स क्रिएट करेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है साउथ इंडियन स्टेट्स के अंदर 3 बड़े प्राइवेट ऑफिस के सेटअप से रिलेटेड, जहां पर हमारे देश का एक स्पेस बेस्ड सर्विलेंस प्रोग्राम है। ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, जहां पर हमने साउथ इंडिया की 3 प्राइवेट कंपनीज को परमिशन दी है। वैसे ये कंपनीज ऑलरेडी 31 सैटेलाइट्स बना चुकी है इसी प्रोग्राम के अंतर्गत, और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत जो है अभी प्राइवेट कंपनीज को ट्रस्ट करके डिफेंस सेक्टर के अंदर काफी अच्छे लेवल पे इंटीग्रेट कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था। अगर हम यूएस को देखें तो उनका डिफेंस का जो पूरा स्ट्रेटेजी है वो बेस्ड ही है प्राइवेट कंपनीज पे। तो ये एक अच्छी बात है, भारत भी ट्रस्ट दिखा रहा है अपनी कंपनीज पे। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से, जिन्होंने टाई अप किया है जर्मनी के थेसनक्रुप मरीन सिस्टम्स के साथ में, और वो इमर्ज हुए एज द विनर्स फॉर इंडियन नेवीज मेगा मल्टी बिलियन डॉलर डील टू मेक 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स। तो ऑब्वियसली 6 सबमरीन्स का ये ऑर्डर एक साथ है। वैसे लार्सन एंड ट्यूब्रो ने स्पेनिश फर्म के साथ में मिलकर भी बिड रखी थी, जहां पर इंडिपेंडेंट एयर प्रोपल्शन सिस्टम्स पे चलने वाली ये सबमरीन प्रोजेक्ट्स होने वाले थे, जिसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट 75 इंडिया। लेकिन यहाँ पर मजगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि एक स्टेट रन कंपनी है, उन्होंने ये बिड जीती है। आज के आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें तो गेमर आर्टिफिशियल पूछते हैं, व्हाई इंडियन रेलवेज इज नॉट अपग्रेडिंग द लग्जरी ट्रेन्स फ्रॉम एलएचबी टू आईसीएफ? इट मे बी सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक कोलाइडिंग एंड सेफ्टी फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई देयर इज नो डायरेक्ट ट्रेन्स फ्रॉम दिल्ली टू एनी सिटी टू जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर? व्हाई? तो देखो यार, पहले बात मेरे को लग रहा है सवाल के अंदर आईसीएफ टू एलएचबी का ये सवाल है कि लग्जरी ट्रेन जो आईसीएफ में चल रही है उनको एलएचबी में कन्वर्ट क्यों नहीं किया जा रहा। देखो, लग्जरी ट्रेन जो है ना ये नॉर्मल ट्रेन से कई गुना ज्यादा महंगी है। पैलेस एंड व्हील्स, डेक्कन ओडिसी, इन ट्रेन को अगर हम देखें तो अगर नॉर्मल कोई पूरा का पूरा रेक जो है ना वो अगर 30-40 करोड़ में बन रहा है, ये ट्रेन इजीली डबल ट्रिपल कॉस्ट की होती है। साथ साथ यहाँ पर ये ट्रेन चलती भी कम है, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पैसेंजर के लिए जाते हैं, और इनको बनाने में भी समय लगता है, 3-3, 4-4 साल समय लगता है इंटीरियर्स बनाने में, सब चीजें सेटअप करने में। तो यहाँ पर प्रायोरिटी पे ये चीजें हो ही नहीं सकती। जो ट्रेन वैसे भी स्लो स्पीड में रुक रुक के पूरे ऑल ओवर इंडिया चलती है और बहुत हाई प्रायोरिटी में चलती है, उस ट्रेन को एलएचबी में कन्वर्ट करो, फिर नए पूरा एक रेक ले आओ, फिर उसको जो है अंदर से इंटीरियर डिजाइन करो, उसमें हजारों चीजें चेंज करो, ये गवर्नमेंट को करना या जो भी कंपनी सब ऑपरेट कर रही है ट्रेन को करना, इसके लिए जो है बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। तो इस रीजन की वजह से जो है उनको अपग्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनता। दूसरी अगर हम बात करें सवाल की कि डायरेक्टली दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए ट्रेन क्यों जाती है, तो देखो जम्मू को जाती है, श्रीनगर तक नहीं जाने वाली है, और बहुत प्रैक्टिकल रीजन इसके लिए। समझो, जो वैली है हमारा कश्मीर वैली है, ये बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव, हाईली थ्रेटफुल जोन है। यहाँ पर कोई भी कुछ भी कीड़े कांडी कर सकता है, अगर सिंपल भाषा में बात करूँ तो। यहाँ पर इसके वजह से जो आगे लाइन जा रही है जम्मू डिवीजन की, वहां पर हाई सिक्योरिटी हमेशा से थी, और जो नई श्रीनगर तक की लाइन है, ये जो कटरा के आगे वाली लाइन है, ये आर्मी के द्वारा बोले गए इंस्ट्रक्शंस पर ही चलेगी। देखो, अब कोई ट्रेन अगर दिल्ली से चलती है तो वहां पे आप उसको अगर रोकते भी हो कटरा में, तो आप कितना भी चाहो एक पैसेंजर ट्रेन को आप जो है 12-13 घंटे रुका कर उस पूरे ट्रेन को अच्छे से चेक करना, ऊपर नीचे सैनिटाइज करना, और उसको जो है प्रॉपर्ली पैसेंजर्स को वेट करके आगे भेजना पॉसिबल नहीं है। आप जो है प्रैक्टिकली 1 घंटे से ज्यादा ट्रेन को रोक नहीं पाओगे, और प्रैक्टिकली 1 घंटे से कम समय में आप पूरे ट्रेन को सैनिटाइज नहीं कर पाओगे। दिक्कत यह है कि दिल्ली या देश के किसी भी भाग से अगर ट्रेन में कोई कुछ लगाकर आता है, जानलेवा चीज जो आगे जाके सिक्योरिटी थ्रेट बन सकती है, तो उसकी चेकिंग जो है ठीक से आर्मी कर नहीं पाएगी, क्योंकि उनके पास में जिसमें पैसेंजर्स बैठे हैं ट्रेन में, जो कि एक लाइव कार्गो है, वो लोगों के साथ में उनको ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा टेक्निकलिटी से ट्रेन को चेक करने के लिए। इसके वजह से साथ साथ पूरे ट्रेन को खाली करना, भरना, ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। बेटर ये होगा कि ट्रेन को उसी रूट पर आना जाना रखा जाए, उसी रूट पर जो है उनका रेगुलर चेकिंग होता रहे, तो एटलीस्ट जो ऊपर की चीजें है, ट्रेन के नीचे चेक करना, ट्रेन के डिटेल चीजों में चेक करना, छत वगैरह चेक करना, कोने कापरे में चेक करना, जब ट्रेन खाली मिले रात के समय पे, वो चीजें पॉसिबल है। और जम्मू कश्मीर से जो लोग उतरेंगे उनका वेटिंग जो है वो कम समय में हो सकता है, और ऑब्वियसली इसका जैसे एक लेयर ऐड हो जाती है सिक्योरिटी की, काइंड ऑफ। आप जब कटरा से चेंज करोगे श्रीनगर वाले रूट पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस का एक भाग होगा। तो इसके वजह से बहुत प्रैक्टिकल रीजन है कि क्यों श्रीनगर तक ट्रेन चलाई नहीं जा रही। हो सकता है आज से 5-6-7 साल बाद जब वैली के अंदर सिक्योरिटी सीन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तो हमें मे बी डायरेक्ट ट्रेन चलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन आज की डेट में ये बात सच है कि वैली में सेफ्टी आज नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।